गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम। बैंकिंग सेक्टर हम इसमें समझेंगे और बेसिकली हमें इसमें ख़ास तौर पर हमें फोकस करना है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले हम सेंट्रल बैंक किसको कहते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन, इसकी मीनिंग को समझते हैं। वो क्या है? मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक: it is an apex institution which operates, controls, directs, regulates the monetary and banking structure of the economy। एक ऐसा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जो जिसका काम है कंट्रोल करना, ऑपरेट करना, डायरेक्ट करना, रेगुलेट करना किस चीज़ को, मॉनेटरी और बैंकिंग स्ट्रक्चर को, किसी भी देश के मॉनेटरी और बैंकिंग स्ट्रक्चर को, उसका उसके ऊपर फुल कंट्रोल, उसको रेगुलेट करना, उसको डायरेक्शन देनी, ये कैसे काम करेगा बैंकिंग सेक्टर, उसको कंट्रोल करना, उसको ऑपरेशन में लेके आना, नए बैंक्स चलाना, ये सारे काम जो है वो सेंट्रल बैंक को करने हैं। तो इंडिया का सेंट्रल बैंक आपको पता है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो क्या क्या काम वो करता है उसको हम आगे समझ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी का क्या मीनिंग है कि जो नए नोट इशू करने हैं, जिसको हम इशू ऑफ करेंसी भी कह सकते हैं, तो जो नए नोट इशू करने हैं, जितनी भी करेंसी नहीं आएगी वो उसकी उसके उसकी उसकी जो सोल अथॉरिटी है वो है सेंट्रल बैंक के पास। जैसा मैंने पहले भी पिछले वीडियोस में बताया है कि 2 रुपये से लेकर बड़े जो नोट हैं वो सारे के सारे आरबीआई इशू करता है, यानी कि हमारे देश का सेंट्रल बैंक इशू करता है। 1 रुपये का नोट और कॉइन्स जो है वो भारत सरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू इशू करती है। तो सबसे पहला काम कि पूरी इकॉनमी में जितनी भी करेंसी इशू होनी है उसकी अथॉरिटी किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास। तो ये एक डिफरेंस भी है कमर्शियल बैंकों के साथ। ये डिफरेंस में हम कह सकते हैं कि अथॉरिटी जो है, नोट इशू की अथॉरिटी जो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक के पास है, कमर्शियल बैंकों के पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है। नेक्स्ट वन, बैंकर टू द गवर्नमेंट। जो नेक्स्ट पॉइंट है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये जो आरबीआई है हमारे देश का सेंट्रल बैंक, वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है एज ए बैंक के तौर पर। वो 3 काम करता है। एक तो बैंकर, जब हम कहते हैं कि ये बैंकर के तौर पे काम करता है, इसका मतलब जैसे एक कस्टमर का रिलेशन होता है बैंक के साथ, वैसा ही सेम रिलेशन जो आरबीआई का जो गवर्नमेंट है उसके साथ भी हो जाता है। उसका बैंकर की तरह काम करता है, यानी कि जो भी सरप्लस फंड है गवर्नमेंट वो अपनी उसमें डिपॉजिट करवाती है, और जब भी उसको लोन की ज़रूरत होती है तो आरबीआई से वो लोन भी ले सकती है। तो दूसरा काम है एजेंट के तौर पर। एजेंट, जब हम इसको कहते हैं कि आरबीआई या सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का एजेंट है, तो उसका मतलब ये होगा कि उसके बिहाफ पर, गवर्नमेंट के बिहाफ पर जितनी भी सिक्योरिटीज़, प्रॉपर्टीज़ के जो परचेज करनी है, सिक्योरिटीज़ जो परचेज करनी है या सेल करनी है गवर्नमेंट ने, वो आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक के थ्रू करवाती है। नेक्स्ट है एडवाइज़र। जब हम एडवाइज़र की बात करते हैं तो ये सरकार का सलाहकार बन जाता है। किस किस काम में ये सलाह देता है? अपनी मॉनेटरी और बैंकिंग सेक्टर में और फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी चेंजेस या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है उसके ऊपर गाइडेंस देता है ये गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है बैंकर्स बैंक। अब हमने कहा बैंकर्स बैंक, ये जो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनका भी बैंक है ये। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी जो आरबीआई में वो भी अपना फंड, अपना एक्स्ट्रा जो पैसा है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं, उनसे लोन भी ले सकते हैं। तो वैसा ही रिलेशन रहता है कमर्शियल बैंकों का सेंट्रल बैंक के साथ। तो वो अपना सरप्लस फंड जो है कमर्शियल बैंकों के पास पड़ा है वो डिपॉजिट करवाते हैं सेंट्रल बैंक में। जब भी उनको लोन की ज़रूरत होती है तो लोन भी इशू करवा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो कमर्शियल बैंक हैं उनके लिए बैंक का काम करता है सेंट्रल बैंक। अगला पॉइंट है सुपरवाइजर, कि जितना भी बैंकिंग सेक्टर है उसको सुपरवाइज करता है, उसकी देख रेख करता है कि क्या जो कमर्शियल बैंक्स हैं, क्या जो सरकार की गाइडलाइंस हैं या जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगर वो फॉलो नहीं कर रहे तो उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है, डायरेक्ट एक्शन। इसमें वो भी पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं। तो सुपरवाइजरी रोल है कि वो चेक करता है कि बैंक जो काम कर रहे हैं अपना, वो क्या रूल एंड रेगुलेशंस पे चल रहे हैं, क्या वो गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। तो ये काम है सेंट्रल बैंक का। नेक्स्ट पॉइंट है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। ये क्या पॉइंट है कि जब भी कोई बैंक किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस में आता है तो उस सिचुएशन में, फाइनेंशियल क्राइसिस इन द सेंस, सपोज किसी बैंक ने बहुत सारा लोन ऑफर कर रखा है दूसरे लोगों को और लोग वो उसको लौटा नहीं रहे,
जैसे हमने बहुत बार न्यूज़ चैनल में सुना है विजय माल्या का केस, और भी बहुत सारे ऐसे केस जिन्होंने बैंकों से पैसा ले रखा है लोगों ने और वो रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो जो बैंक है उनके पास पैसा शॉर्ट हो जाता है, तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ता है उन बैंकों की। तो उस सिचुएशन में जब भी कोई खतरा, फाइनेंशियली वीक हो पड़ जाते हैं कमर्शियल बैंक्स, तो उनका आखिरी सहारा, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, आखिरी सहारा सेंट्रल बैंक बनता है। तो उसको सपोर्ट करता है उस टाइम, उसको फंड प्रोवाइड करवा देता है ताकि जो उसके जो डे टू डे ट्रांजेक्शन हैं वो कर पाए, जो लोगों का भरोसा उन बैंकों पे बना रहे। उसके बाद है नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इसका मीनिंग ये है कि जितनी भी फॉरेन करेंसी है, जितनी भी फॉरेन सिक्योरिटीज हैं, वो सारी की सारी किसकी कस्टडी में रहेगी? वो रहेगी सेंट्रल बैंक की कस्टडी में। जितनी भी फॉरेन करेंसी है उसको उसको रखने का अधिकार जो है, अपने पास कस्टडी बना के रखने का अधिकार जो है वो सेंट्रल बैंक के पास है। उसके बाद है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। जैसे हमने कहा कि ये बैंकर्स बैंक है, तो सभी बैंकों के जो अकाउंट्स हैं वो आरबीआई के पास है। तो जब भी दो बैंकों के बीच में या किसी भी बैंकों के बीच में आपस में जो ट्रांजैक्शन होंगे और वो पैसा जो एक बैंक से दूसरे बैंक में जाएगा, उसको हम कहते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। कि वो पैसा एक जगह से दूसरी जगह दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र हो गया, तो वो क्लियरिंग हाउस फंक्शन कहलाता है, और वो उसको करने का काम भी सेंट्रल बैंक करता है। सपोज आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपको एसबीआई का चेक मिलता है और आपका सपोज यूनियन बैंक में आपका अकाउंट है, तो जब आप अपना चेक यूनियन बैंक में लगाते हो तो वो एसबीआई से पैसा लेना है यूनियन बैंक ने, और जो ट्रांसफ़र होगा पैसा एसबीआई से यूनियन बैंक में वो कौन करेगा? वो सेंट्रल बैंक करेगा। तो इसी फंक्शन को हम कहते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। इसके बाद है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। जितनी भी मनी सप्लाई है इकोनॉमी में, जैसे मैंने कहा कि करेंसी अथॉरिटी है, ये इश्यू ऑफ करेंसी है, तो जितनी भी मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई हमने टॉपिक पहले किया हुआ है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जितना भी पैसा इकोनॉमी में है उसको बढ़ाना या घटाना, ये किसका काम है? हमारे सेंट्रल बैंक का। और क्रेडिट को भी ये कंट्रोल करता है। क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है? कि अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस करके, ये इसके ऊपर हमें एक वीडियो अलग से हम डिस्कस करेंगे जब गवर्नमेंट बजट का चैप्टर इसको डिस्कस करेंगे, तो वहाँ इसको एलेबरेट करेंगे, क्योंकि अभी सीबीएसई में इसको यहाँ कट कर दिया गया है और हमें वहाँ उसको पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ इसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके पास जो दो इंस्ट्रूमेंट हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, कैसे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज करके या क्वालिटी ऑफ क्रेडिट में चेंज करके जो है आरबीआई कंट्रोल करता है क्रेडिट को इकोनॉमी में। तो ये फंक्शंस हमने आज पढ़े, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप मेरे से डिस्कस करें, क्योंकि ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अकेले अकेले पॉइंट्स हैं, कई बार ये पेपर में 3 नंबर में 4 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, कई बार दो जो पॉइंट्स हैं वो 6 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो इनके ऊपर फोकस करना और इनको अच्छे से पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।